सारा प्रणाम सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सहारा से संबंधित समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का एक बार पुनः यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, यथार्थ का यह प्लेटफॉर्म, उसका उद्देश्य, उसकी भूमिका केवल इतनी है कि देश भर में जितने भी यूट्यूबर एवं सोशल मीडिया से जो भी असत्यापित सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचता है, उन सूचनाओं को ठीक तरीके से आपके समक्ष पूरे प्रामाणिकता के साथ रखना, यही एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल कुछ क्षणों की पूर्ति के लिए कुछ क्षण आपको उनकी बातें आनंदित कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद वो एक गुब्बारे की तरह से फूट जाते हैं। इसीलिए मेरा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप तक ऐसी सूचनाओं को लेकर पहुंचा जाए जो 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 70-80% यथार्थ साबित होती हैं। और यकीनन कोई ब्रेकिंग न्यूज या कोई ऐसी बातें हम लोगों का उद्देश्य नहीं है कहना जिससे पूरे देश भर में कुछ ऐसी बातें, ऐसा माहौल उत्पन्न हो जिससे अफरा तफरी का माहौल बने। ये उद्देश्य कतई नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी आप तक हम सूचनाएं पहुंचाते हैं वह थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो नहीं होती, लेकिन जैसे एक मरीज को डॉक्टर कड़वी दवाई देता है थोड़ी देर के लिए, मगर उसके बाद उसका असर दिखने लगता है। इसीलिए हम लोगों के पास अट्रैक्टिव सूचनाएं या ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह तो नहीं होता है, लेकिन जो भी सूचनाएं होती हैं भले ही वो सादा, सिंपल, फीकी हों, लेकिन हकीकत में सूचनाएं ऐसी ही आ रही हैं। इसीलिए ये सूचनाएं हम लोगों को देना बाध्यता हो जाता है। जैसे अभी बहुत सारी बातें सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है, मगर मैं उनके सामने केवल इतना ही बात कहूँगा कि सहारा इंडिया परिवार आज जिस भी परिस्थिति में, जिस भी कंडीशन में आपके समक्ष मौजूद है, वो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक मजबूती के कारण मौजूद है। अन्यथा देश भर में तमाम ऐसी कंपनियां, तमाम ऐसी संस्थाएं मौजूद नहीं हैं जिसका एक समय में वजूद था। मगर सहारा इंडिया परिवार आज हर लड़ाई में लड़के भिड़ के आपके समक्ष उपस्थित है। और इसका अगर उद्देश्य बाइंड अप करना होता तो अभी निकट में एक सूचना आपको जरूर मिला होगा कि सुप्रीम कोर्ट और सहकारिता मंत्रालय की देखरेख में सहारा की सोसाइटियों के चुनाव हुए हैं, और चुनाव के बाद जो भी सदस्य इसमें नियुक्त किए गए होंगे वो कुछ टाइम के बाद अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए भी वोट करेंगे। अगर इसको बाइंड अप करना होता तो इन सारी प्रक्रियाओं की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ ऐसी बातें जो हमारे पास और आपके पास तक नहीं पहुंचती हैं, मगर अंदर खाने में ये चर्चा जरूर है कि सहारा की जितनी भी सोसाइटियां हैं वो आने वाले कल में बहुत बेहतरीन काम करेंगी। जब तक इनके डेटा ऑनलाइन अपडेट नहीं हो जाते तब तक ही आपके सामने थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी समस्या दिखाई पड़ सकती है, लेकिन जैसे ही इसके डेटा ऑनलाइन अपडेट होंगे उसके बाद ये समस्याएं फिर बहुत छोटी नज़र आने लगेंगी।
मेरा हमेशा से इस बात का मानना है कि कभी भी निराश हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन सा पल, न जाने कौन सी खबर, न जाने कौन सी सूचना ऐसी हमें और आपको मिले, उससे पूरा परिदृश्य ही बदल जाए। जैसे एक सूचना आई थी उस वक्त जब पोर्टल लॉन्च होने वाला था, पूरे देश में खुशी का माहौल था, वैसे ही सूचनाएं आने वाले समय में कुछ आ सकती हैं। हाँ, ये बात जरूर है, पोर्टल आने के बाद थोड़ा सा जो उम्मीद थी वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन इसके पीछे भी हमारी अपनी ही कमियां हैं। उन कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है, उसमें तमाम कार्यकर्ता साथियों का सहयोग भी लिया जा रहा है, और ये कमियां जैसे ही तेजी के साथ दुरुस्त होंगी, आपकी जो भी समस्या दिक्कत मौजूद है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। हमारे बहुत सारे अन्य साथी तमाम ट्विटर पर, तमाम और सारी जगह पर सरकार को इन समस्याओं से अवगत कराने का बहुत युद्ध स्तर पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो दिन रात अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। वैसे ही ऐसे भी बहुत सारे कार्यकर्ता साथी वर्तमान में अब सामने आने वाले हैं जो सामान्य जमाकर्ताओं के मेंबरशिप फॉर्म को अपडेट करने में भी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों ने कर भी दिया है। इसीलिए जो कुछ भी आने वाले कल में होने जा रहा है वो आप लोगों के लिए सुखद ही होगा, इसीलिए किसी को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का अभी वर्तमान में अपने अपने विधानसभा या सांसदों के परिक्षेत्र में एक अभियान चल रहा है, जिसमें वहाँ के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता साथी हैं वो कहते हैं, मैं मोदी परिवार, मेरा परिवार मोदी परिवार, इस तरीके से बात वो कह के अपना वीडियो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। मैं ऐसे समस्त साथियों से कहना चाहूँगा, परिवार का महत्व अगर किसी को जानना है तो सहारनडीह परिवार जो विश्व का सबसे बड़ा परिवार था, अगर इसकी समस्त समस्याओं को निपटा कर आप इसको इन सारी दिक्कतों से उभार देते हैं, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 12-13 करोड़ कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं का पूरा विश्व के सबसे बड़े परिवार को मोदी परिवार में बदलने में कंचित लेश मात्र भी समय नहीं लगेगा। इसीलिए आप अपने परिक्षेत्र से जितने भी लोग मोदी परिवार कहते हैं, वह अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों को सहारनडीह परिवार जो विश्व का सबसे बड़ा परिवार है इसकी समस्याओं के बारे में अवगत कराएं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ आप लोगों को होगा। और आपके ही इस देश के निवासी सहारनडीह के तमाम जुड़े हुए कार्यकर्ता जमाकर्ता हैं, कोई विदेश से नहीं आए हैं, तो नैतिक कर्तव्य बनता है कि जल्दी से जल्दी इस अवरोध को हटाया जाए। आगे जो भी अपडेट होगा, मैंने बताया कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह नहीं दिया जा रहा है और न ही कोई सबूका छोड़ा जा रहा है। जो भी सूचनाएं होगा वो आप तक पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। वर्तमान में आज महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और ऊपर वाले से महाशिव से ये अनुरोध करते हैं कि आप सबकी समस्याओं का निदान जल्दी से जल्दी करें, सद्बुद्धि दें जो पदों पर बैठे हुए हैं। धन्यवाद। सादर साहब नाम शुरू किया, प्रायश्चित मनी शेल्टर स्कीम शुरू किया। 79-80 हम आते थे, वो बैन हो गया। मैं बैन हो गया, तुरंत रीपेमेंट की बात आ गई। वो सब तो देखना पड़ा, झेलना पड़ा, समझना पड़ा, करना पड़ा। तब तक मैं उसको उठाकर अनइनकॉर्पोरेट बॉडी में ले गया। सहारनडीह एक फॉर्म बनाया, अनइनकॉर्पोरेट मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। 1982 तक आते आते बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें चैप्टर 3C में 65S की जो अमेंडमेंट आई उसमें वो बंद कर दिया गया। उसको भी जल्दी जल्दी बंद करके उसको भी रीपेमेंट करने की सारी तैयारी करनी पड़ी। उसके बाद जाते जाते हाउसिंग फाइनेंस कंपनी था जिसमें कोई सीलिंग नहीं था पैसा उठाने का। हम लोग फिर उसमें जम किए और जम करने के बाद उसको मैं शुरू किया। आते आते बस 2 साल बीतते बीतते उसमें सीलिंग आ गया। पहले 15% आया, फिर 10% आया,
और फिर 4% आ जाए। और आज उस 4% का भी किसी को कोई परमिशन नहीं है उसमें पैसा उठाने का। तब भाग के क्या म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी सिर्फ 1.5-2 साल काम कर पाया था, फिर उसको बंद कर दिया गया, उसको भी रीपेमेंट करना पड़ा और तमाम बातें करनी पड़ी। तब तक आ गया रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग कंपनी। रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग कंपनी करीब 18-20 साल लेके हम चले, बहुत अच्छी तरह चले, बहुत अच्छा आगे बढ़ा, बहुत सुंदर उसकी प्रगति थी। उसको भी एकदम बंद कर दिया गया। क्यों किया गया? इन बातों को अभी नहीं उठाते, बंद कर दिया, रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया उसको भी रीपेमेंट हमको सब करना पड़ा। वो एफसीडी में आया, अब उसको डंडा मार के बंद कर दिया गया है, तो एफसीडी बंद हो गया, तो वहां से भी अब कोई पब्लिक मनी नहीं उठाया जा सकता है। एक है कोऑपरेटिव बचा हुआ जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी बन सकता है, मगर वो कोई नया जवान, कोई नया एंटरप्रेन्योर वो सोच भी नहीं सकता, उपाय नहीं उसके लिए, कर ही नहीं सकता उसको। मैं बहुत सोच समझ के इस बात को कह रहा हूं, इस विषय को बहुत अच्छे से समझता हूं। आज हिंदुस्तान में कोई नौजवान कुछ नहीं कर सकता, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। अगर मुझे आज 2 लाख से शुरू करने को मिलता 2000 की जगह, मैं अपने जीवन काल में 5-10 करोड़ से ज्यादा व्यवसाय नहीं कर पाता, चाहे कितना भी हुनर हो, कोई नहीं कर सकता है। पूंजी की बात जब आती है तो 4 प्रकार से 4 उपाय है पूंजी प्राप्त करना। कोई भी नौजवान को जिसमें हुनर है, इच्छा शक्ति है, प्रबल इच्छा शक्ति है और वो आगे बढ़ने की हर तरह की क्षमता रखता है, या तो बहुत बड़े घर का बच्चा हो जो बैंक में, जिनके घरों परिवार में करोड़ों रुपए रखे गए हो, वो उनमें से पैसा निकाल के कोई व्यवसाय शुरू कर सकता। मगर मैं समझता हूं आज हिंदुस्तान में ऐसे परिवार 2-3 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, मगर 40 लाख परिवार है इस देश में। और अगर कुछ प्रतिशत को निकाल दिया जो बहुत डाउन ट्रोडन है, तो उसके बाद भी 18-20 लाख परिवार है जिन परिवारों को, बच्चों को आगे बढ़ने की पूरी क्षमता देखने को मिलती है। उसके बाद उनके पास 3 उपाय है, या तो वो बैंक में जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाए पूंजी के लिए। बात विकास की हो रही है तो इन बातों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा, बीते हुए बात को, बहुत सी बातों को शायद नहीं भी करना चाहिए, मैं भी नहीं मानता हूं, मगर बीते हुए बात को या कुछ बातों को जब तक विश्लेषण न करें, हम आगे को कभी अच्छा नहीं कर सकते हैं, सुंदर नहीं बना सकते, उत्पादक नहीं बना सकते। आज कोई बैंक में जाता है नौजवान, उसे 2 करोड़ का कोई व्यवसाय शुरू करना है, तो सबसे पहले तो उसको 60 लाख रुपया कैश चाहिए मार्जिन मनी के लिए। 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ का उसके पास एसेट होना चाहिए परिवार का, जिससे कि वो एक व्यवसाय शुरू कर सके, लोन पा सके। उसके बाद और भी तरह तरह के खर्चे हैं, आप लोग सब समझते हो। उन बातों करने के बाद ही वो कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर वो नहीं है, वो चुपचाप बैठ के नौकरी ढूंढेगा और कुछ नहीं कर सकता। दूसरा उपाय हम लोग के पास होता है, शेयर मार्केट में जाएं, IPO लेके जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक नया संस्था या नया व्यक्ति, एक एंटरप्रेन्योर, उसको नई शुरुआत करनी है तो सोच भी नहीं सकता। बॉम्बे आके IPO की बात सोचना भी, मैंने ख्वाब में नहीं सोच सकता, हो भी नहीं सकता। ये उसे बहुत बड़ा बन गया, बैलेंस शीट जब बहुत बड़ा बन जाएगा तब सोचना शुरू करेगा, मगर पहले बैलेंस शीट बड़ा कैसे बनेगा, पहले उसकी स्थिति को देखनी होगी। तो वो भी कोई उपाय नहीं है जो वो जाके इक्विटी मार्केट से कोई 1 रुपया भी प्राप्त कर सके, नहीं कर सकता है। तीसरा उपाय पब्लिक मनी उठाने का, जो लोग कर सकते थे, कर सकते हैं, अब नहीं कर सकते हैं। पब्लिक मनी उठा के, जिसको मैं डेट मार्केट की बात करूंगा। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।